नमस्कार। आज 3 जुलाई 2022 बाज़ार का वीडियो है। स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबाइए और अपने कमेंट्स में आपका भी कोई भी मेरे विचार से यदि सहमत है या असहमत है तो कमेंट्स में उसको लिखिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चौथ रविवार का दिन और अश्लेषा नक्षत्र, कर्क का चंद्र है और इतवार का दिन है, रविवार का दिन है। तो गुजरात के अक्षांश के हिसाब से शाम को 4:30 से 6 का राहु काल रहेगा। अब शुक्रवार के दिन मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो मेरे 4 शेयर्स मंथली सेगमेंट के देता हूँ, जिसका रिटर्न एक दिन से 30 दिन में और लगभग 7% तक का रहता है, तो उसके लेवल यहाँ पे दूंगा। उसके साथ साथ लेकिन जो शुक्रवार का बाज़ार रहा है, इंपोर्ट टैक्स ऑयल्स सेगमेंट की प्रोडक्ट्स पे और उसकी कंपनियों पे जो उसका असर हुआ है, तो उसकी बात करना चाहता हूँ कि आप लोग जो मेरे से जुड़े हैं, मेरे से को सुनते रहे या मेरे को पढ़ते रहे हैं, मेरी पोस्ट को पढ़ते रहे, तो उस पोस्ट में मेरी कई बार कमेंट्स में रहता है, मार्केट इज़ ऑलवेज यंग एंड ब्लैक क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइन। और साथ में मैं एक क्रिकेट का उदाहरण हमेशा देता हूँ कि यदि 50 रन से खास करके अपनी इंडिया की टीम यदि पराजित होती है, हारती है, तो इंडिया की टीम खराब है ऐसा नहीं कह सकते। सेम उसी तरीके से यदि बाज़ार 50 पॉइंट तक माइनस रहता है तो बाज़ार ख़राब है ऐसा आप नहीं कह सकते। और शुक्रवार के दिन लगभग 28 पॉइंट निफ्टी माइनस में आई है, जबकि रिलायंस और ओएनजीसी की बात करें तो 7 से 12% तक माइनस रहा है और 9% रिलायंस माइनस रहा है। मैंने 28 तारीख को रिलायंस का और बंधन बैंक का लेवल दिया था, जिसमें 2424 से तक नीचे की बाइंग बताई थी, और उस पोस्ट में मैंने एसएल नहीं दिया था। रिलायंस और एसएल, एसबीआई में एसएल होता है कभी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को चाह होती है और मैं भी जानता हूँ कि 7 एसएल होते हैं, तो मैंने एसएल दिया था, नहीं दिया था और दे देता हूँ कभी कभी। अब इसकी बात करें तो शुक्रवार को इसने 2365 का लो बनाया है। यदि मेरा एसएल होता भी तो 2394 या 2374 पे होता, तो उस एसएल को तोड़ के और जो बंद आया है 2406 पे, और जो उसकी एवरेज थी 2434 की, जो मेरा लेवल है 2424 तक बाइंग कर सकते हैं। तो अब इसका जो बाइंग जोन सोमवार को बनेगा तो 2424 पे, और सेफ ट्रेडर है वो 2434 के ऊपर ले भी सकते हैं। लेकिन एक बैरियर सा बन जाता है कि शुक्रवार को भी मैंने जो 2457 की एवरेज थी उस पर एक बार बाइंग दी थी या ऑप्शन का कॉल भी दिया था, लेकिन जो उस दिन का एवरेज था उसको क्रॉस किया और 20 पॉइंट बढ़ा, और उसके बाद फिर रिलायंस जैसा शेयर भी गिर गया। तो एक बार जो उसका प्रीवियस डे का एवरेज है उसको क्रॉस करने जाएगा और उसके बाद फिर थोड़ा नीचे की तरफ आ सकता है, आएगा नहीं कह रहा, आ सकता है, लेकिन रिकवरी के चांस भी 50% लगते हैं कि जितना गिरा है उसका 50% रिकवर भी हो सकता है। और जो टैक्सेशन की बात करें तो जो उनके पास नीची दर की खरीदी थी और ऊंचे भाव में बिका तो उनका मुनाफा बहुत बढ़ गया। तो जो मुनाफा बढ़ा है उस पर टैक्स के नाम पे गवर्नमेंट ने बयान दिया कि इतना टैक्स देना पड़ेगा।
टैक्स गवर्नमेंट के लगाने का पर्पस भी क्या हो सकता है कि अपने भारत देश का माल भारत देश में रहे, उसका एक्सपोर्ट ना हो, यहाँ पे कमी ना हो। क्योंकि एक दूसरी इक्वेशन उन्होंने वो भी दी कि जितना आप एक्सपोर्ट करेंगे उसका इतना प्रतिशत पेट्रोल, इतना प्रतिशत डीजल अपने देश में उनको बेचना भी पड़ेगा, या तो जितना डीजल या पेट्रोल अपने यहाँ बेच रहे हैं उसका दूना ही वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की जनता परेशान ना हो, सरकार का मोटिव ये है। अदरवाइज सरकार को भी घेरे में यूँ ले सकते हैं कि जो इनकम टैक्स का स्लैब 30% का था, तो ये जो एनडीए की सरकार बनी और जो उन्होंने वादा किया था, तो टैक्स के तीनों स्लैब में फ़र्क किया है। और कॉरपोरेट टैक्स की बात करें तो 30 से 25% हो गया। तो एक तरफ आप टैक्स में कमी कर रहे हो और एक तरफ आपको देखा नहीं जा रहा कि कॉरपोरेट सेक्टर कंपनियां बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, एचओसी, रिलायंस, ओएनजीसी कमा रहे हैं, तो उनके ऊपर आप टैक्स लगाने की बात कर रहे हो। ये देखिए, भगवान के भी घंटी पूजा सेवा पाठ करने वाले घर के लोग हैं, कर रहे हैं, तो आप उस पर टैक्स लगा रहे हो। क्योंकि पूरे साल में जो हम इंडिविजुअल कमाएंगे या कॉरपोरेट कमाएगा, तो वो जो टैक्स के स्लैब में आता है वो तो टैक्स देगा ही देगा। तो आपको रातों रात टैक्स लगाने की ज़रूरत कहाँ पड़ गई, एक बात। और दूसरी बात, जो भूतकाल में हो चुका वो तो मुनाफा खड़ा हो गया, और आप फ्यूचर में लगा रहे हो कि भविष्य में जो हम धंधा करेंगे, बिजनेस करेंगे उसके ऊपर। तो वो बात तो सही है कि देश का माल देश में रहे, लेकिन अब जब आप टैक्स लगाने का भय बताओगे तो हम बेचेंगे नहीं, कॉरपोरेट बेचेगा नहीं। लेकिन बाज़ार के जानकार लोग या निवेशक लोग या ये एकदम से इस समाचार पे कभी रिलायंस या ओएनजीसी एक साथ इतना गिरे हो और अपनी लाइफ में इतना गिरे हो, ये कहीं हेडिंग किसी समाचार पत्र की नहीं बनी, किसी टीवी चैनल ने नहीं बनाई। मेरे भी बाज़ार के कस्टमर भी है, दोस्त लोग भी है, और कहीं मैं कंफ्यूज पड़ता तो मेरे भी गुरु लोग हैं, मैं उनसे भी पूछता हूँ। तो मेरा डिस्कशन हो रहा था, तो एक तो कि कुछ चैनल पे स्वामित्व रिलायंस का है, तो वो लोग उसके लिए ऐसा नेगेटिव नहीं बोलेंगे। लेकिन लगता है कि 2008 की मंदी हो या कोरोना का टाइम था, रिलायंस एक दिन में इतना कभी नहीं गिरा है। तो रिलायंस रिकवर भी होने के चांस उसके उतने ही है। और जीएसटी का कलेक्शन भी अच्छा आ रहा है। अपने देश में जीएसटी 31 जुलाई की मध्य रात को लगा था शायद, या 30 जून और 1 जुलाई से लगा था। लगभग 5 साल उसके होने जा रहे हैं। तो कलेक्शन इतना अच्छा आ रहा है, तो फिर उधर इनकम टैक्स के स्लैब में आपने रियायत दी है, जीएसटी में अच्छा कलेक्शन कर रहे हैं, फिर भी कई राज्यों को जो वापस मिलना चाहिए वापस नहीं मिल रहा है, राज्य भी परेशान है। जीएसटी का इतना अच्छा कलेक्शन है, तो फिर आपको इस तरीके के नए कलेक्शन लगाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि आपकी तिजोरी में वो इनकम आए। तिजोरी में इनकम तो अब लोग बिजनेस नहीं करेंगे तो कहाँ से आएगा। और जो महंगाई के चलते ब्याज की दरों में बढ़ोतरी हो रही है, तो उससे क्या होगा कि जो लोग बाज़ार में आने से वैसे ही डरते हैं, तो वो लोग सेफ हेवन, उनको बैंक की एफडी में लगेगा कि बैंक की एफडी में हमको पैसा लगाना सेफ रहेगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि यदि अच्छी कंपनी की भी 3 साल की टर्म डिपॉजिट में यदि अच्छा ब्याज मिलता है तो उसमें भी लगाना चाहिए। ठीक है, बैंक में भी आप लगाइए, लेकिन बैंक की एफडी के बराबर बाज़ार हमेशा रिटर्न देगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 28 पॉइंट माइनस बाज़ार है, तो बाज़ार को ख़राब नहीं कर सकते हैं कि बाज़ार को रिलायंस जैसा, रिलायंस यदि 10-10% ओएनजीसी जैसे रिलायंस भी मतलब गिरते हैं बाज़ार, तो भी बाज़ार संभला रहता है। तो बाज़ार की कितनी ताकत है, अपने घरेलू बाज़ार की कितनी ताकत है। एक तरफ एफआईआई इतना माल बेच रहे हैं, और उसकी तरफ जो हमारा स्टूडेंट्स वर्ग है, हाउस वाइफ्स है, जो रिटेलर्स है, उनकी वजह से हम लोग की इसमें जीत है। इसके मायने में कोई दो राय नहीं है। लेकिन बोलते हैं ना कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट और कस्टमर भगवान होता है। अब ये कंपनियों के लिए, निवेशक
रिटेल निवेशक जो भी करे वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। और बाज़ार, मेरे को तो नहीं लगता है कि, हाँ, मोमेंटम आ सकते हैं, कोई सेक्टर या कोई शेयर घट बढ़ सकता है, कोई उसकी वजह से इंडेक्स में भी उतना हो जाता है। लेकिन यदि सही शेयर का सही चुनाव और सही प्राइस का किया हुआ है तो बाज़ार से नुकसान होने के चांस बहुत कम है। और जो डॉलर इतना 79 रुपीज़ का हो गया है, और जैसा मैं बोलता हूँ कि हमारे वो जैन मुनि की कैसेट में भी आता है वीडियो में कि पहले तो बुकलेट आती थी जब कंपनियों के रिजल्ट्स आते थे तो कंपनी का डॉलर में कितना इन्वेस्टमेंट है, किधर क्या है, सब मिलता था। अब तो लेकिन रिटर्न बेस्ड लोग हो गए हैं इन्वेस्ट करने वाले। और उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जो आप लोग, हमारे और आपके जैसे लोग शेयर बाज़ार की बात करते हैं, तो जो शेयर बाज़ार की बात नहीं करता है तो उनको भी लगता है कि ये कमा गए, तो वो सुन के टेम्परेचर ले लेते हैं। नवंबर दिसंबर का टाइम है, बोले टेम्परेचर ले लो, मई जून में तो इतना टेम्परेचर जाएगा। तो क्या टेम्परेचर कोई ले सकता है? मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अनिल भाई सोनी की बात करनी है। तो अनिल भाई सोनी की बात ये करनी है कि अनिल भाई सोनी इधर महसाना डिस्ट्रिक्ट में वसई गांव में रहते हैं। और जो महाभारत टाइम में दांत में कर्ण जो सोना रखता था या सोने की रेख रखते हैं, वो 9000 साल पुरानी कला है और वो और उनके भाई करते हैं। तो उसका वीडियो मैं कभी बनाऊंगा, उन्होंने मेरे को बोला भी है कि आप मेरा वीडियो बनाइए। लेकिन वो शेयर बाज़ार का काम भी करते हैं और मेरे से सलाह लेते रहते हैं। एक अनिल भाई सोनी की बात करनी और हमारे दूसरे प्रीतेश तलाटे की बात करती है। उन दोनों को रिलायंस के प्रति पता नहीं क्या है। वो कहते हैं कि हम रिलायंस में कभी सौदा नहीं करते हैं। इवन अनिल भाई सोनी तो ये बोलते हैं कि मैंने अपनी नोटबुक डायरी में लिख रखा है कि रिलायंस का सौदा कभी करने का नहीं। मेरा प्रयास रहता है कि उनको जब जब मेरा रिलायंस का कॉल होता है तो वो कॉल उनको फॉरवर्ड ज़रूर करता हूँ, उनको चिढ़ाने के भी लिए। भी अच्छे मित्र हैं मेरे, लेकिन वो चिढ़ते नहीं हैं। पिछले साल एक वॉइस मैसेज मेरी उनके साथ की रिकॉर्डिंग मैंने अपने और लोगों को भी भेजी और फॉरवर्ड करते करते उनको भी हो गई, लेकिन वो उन्होंने सुना, उनको बुरा नहीं लगा। और बुरा क्यों नहीं लगा और क्या था कि उन्होंने IGL का शेयर लिया था और मेरे से पूछा कि ये IGL कैसा है, और बोले ये कौन सी कंपनी है। हमको हंसी आ गई और हमने कहा आपने तो वही मुनि महाराज जो बोलते हैं ऐसा कर दिया, टेम्परेचर ले लिया। हमने कहा IGL इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, पावर और गैस कनेक्टेड की, मतलब टेम्परेचर जैसा भी कह सकते हैं, और आपको उसका नाम का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम है और आपने ले लिया। और उसके बाद में आप मेरे से पूछते हैं कि कब जाएगा, कितना टाइम लगेगा, XYZ जो भी है। तो वो भी मान गए, हंसने लगे। और उनके पसंदीदा शेयरों में बजाज फाइनेंस, मारुति, TCS में तो हमारी और उनकी एक ऐसी बोली है कि अब नेक्स्ट टाइम जब TCS 4200 जाएगा तो वो मेरे को यहाँ के एक लोकल होटल में पार्टी देंगे। और मैं और वो दोनों उसके लिए 4200 का इंतज़ार कर रहे हैं। बात मैं भटका नहीं रहा हूँ, शेयर बाज़ार के व्यक्ति इसलिए इतना उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस गांव में वो रहते हैं, पता है ना, महसाना के बीजापुर तालुका का वसई गांव, उस गांव की क्या क्या खासियत है। एक तो अनिल भाई सोनी और उनके ब्रदर जो दांत में सोने की रेख लगाते हैं, एक वो, दूसरा जानी इंस्टीट्यूट का अकाउंटेंसी, तीसरा भरत भाई की भेल, चौथा रेलवेपुरा की लसड़िया सेव, अभी तो वो बंद हो गई है, पांचवा जो ऊँट के ऊपर लकड़ी का स्टैंड बनता है उसको कड़ला बोलते हैं, पांचवी चीज़ वो है। और छठी जो पाठ्य पुस्तकों में नहीं ऐड किया हुआ है लेकिन मैं ऐड करके बोलता हूँ कि मेरी कंपनी के बनाए हुए खरना गांव से विसनगर तक के रोड, जिसमें बीच में वसई गांव आता है, लेकिन मेरी कंपनी ने रोड बनाया। उसके बाद तो रोड लगभग जो उसके टाइम टू टाइम
हम हमारी कंपनी के टाइम पे भी हम लोग ने चौड़े किए थे। उसके बाद फिर जो गांधीनगर अंबाजी हाईवे के लिए प्रपोजल्स आई तो उसमें फिर और चौड़े हुए और फिर उसके ऊपर दोबारा से सारा बिटुमिन मतलब डामर काम और सब हुआ। हमको लगता है कि 2 बार तो हम भी इस एरिया से जुड़े रहते हैं, तो 2 बार तो हुआ, शायद 3 बार भी हो गया। वो ग्रेजुअली और फ्रीक्वेंटली जो होना चाहिए उस तरीके से हुआ है। और अनिल भाई सोनी तो खाली दांत में सोने की रेख रखते हैं और मेरे को फीस नहीं देते हैं, मैं फ़ीस लेता भी नहीं हूँ उनसे, लेकिन मेरे 6 दांत सोने के वो मेरे को बना के देंगे और मैंने कहा मैं आपसे बनवाऊँगा, वो चाहे मेरे से मुनाफा नहीं ले, लागत ले, लेकिन 6 दांत सोने के मैं बनवाऊँगा। वो भी हमारा और उनका एक दूसरे के साथ कमिटमेंट है। तो अब फिर बाज़ार की बात पे आते हैं कि निफ्टी का लेवल जो मैंने दिया है 15,552 से 15,952 तक, नीचे 15,552 तक और ऊपर 15,952 तक। एक बार 16,000 को सोमवार के दिन निफ्टी क्रॉस तो कर देगा, लेकिन बंद आना मुश्किल हो। यदि बंद आए तो मैंने बोला ना 16,000 पे तो गोल्डन दिवाली है। जो पिछले वीडियो में बोला था वो आज भी बोल रहा हूँ कि 15,800 और 16,000, 15,800 पे दिवाली है, 16,000 पे गोल्डन दिवाली। और वैसे ही बैंक निफ्टी का लेवल है 33,039 से 34,039 तक। वो तो ऑलरेडी आप लोगों को दिया है, जो 100, 200, 500 तक के गैप है, या निफ्टी के 30, 70 और 100 और 200 के। अब जो बात करनी है उसमें 4 शेयर्स में जिंदाल स्टील एंड पावर 333, टारगेट 355, स्टॉप लॉस 318, चंबल फर्टिलाइज़र 271 की क्लोजिंग और 300 का टारगेट, 259 का एसएल रहेगा। आईटीसी में टारगेट अचीव हो गया है, 274, 276 से दिया था 284 का, लेकिन नया टारगेट भी अभी बन रहा है। ये तो मार्केट का हाथी है और इसको भी, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे बच्चे बॉर्नविटा खा के मजबूत बने, सेंसेक्स, इंडेक्स, निफ्टी कहाँ जाता है उससे मेरे शेयर को कोई लेन देन नहीं और मैं अपना शेयर देता हूँ। वैसे ही आईटीसी खुद अपने आप में बाज़ार का हाथी है और बाज़ार नीचे गिरे तो वो तेज़ी से चलता है, बाज़ार तेज़ी से चले तो वो गली में वापस घूमने लगता है। लेकिन जैसा मैंने पहले ही बोला था कि मेरा 10 दिन का पोजिशनल टारगेट का 30 तारीख को दिया था और एक ही दिन में 10 रुपये के टारगेट मिल गए, और क्या चाहिए उसमें। लेकिन फिर भी जो लोग लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं। अब एसबीआई अपने 1 महीने की उसमें भी है और बुल स्प्रेड स्ट्रेटेजी में भी है कि वैसे तो एसबीआई मैंने एक बार 450 पे दिया था कि 600 का टारगेट, और 600 तो नहीं गया, वापस आके फिर उसी दायरे में घूम रहा है। लेकिन इसकी इतनी ताकत है कि कब ये 150, 200 एक साल में घूम जाएगा पता नहीं चलेगा। अभी भी इस महीने का टारगेट भी मैं 490 दे रहा हूँ, लेकिन 480, 485 जैसे ही क्रॉस करेगा 490 दे रहा हूँ। यदि 490 पे बंद गया, 490 पे 15 मिनट टिक गया तो 520 तक की इसकी यात्रा बुल स्प्रेड स्ट्रेटेजी में दिखती है मेरे को। और नीचे में जो मंथली स्टॉप लॉस तो मैं दे रहा हूँ वो 450 दिया है, 444 तक भी जा सकता है, लेकिन स्टेट बैंक भी अच्छा है। मेरा एक कहना ये भी था कि जो लोग बोलते हैं कि 1990-92 में या 1970 में जिसने आईटीसी में 10,000 लगाए थे तो आज इतने हो गए, या जिन्होंने इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस और रिलायंस में 1990-92 में 10,000 लगाए थे तो आज 3 से 4 करोड़ हो गए। तो अभी भी मेरा कहना है कि 15,000 के एसबीआई ले लीजिए और 10,000 के रिलायंस ले लीजिए और उतना टाइम दीजिए 20 से 25 साल का, 23 साल का, तो वो भी आपके 15,000 करोड़ में बदल जाएंगे। आज चाय पानी में, पान गुटखा में यदि आदमी 150-200 रुपया खर्च दिन भर का हो जाता है, यदि 200 रुपये की उसी बचत को 15% के रिटर्न वाले कोई म्यूचुअल फंड में वो लगावे तो 30 साल में वो 200 की डेली बचत भी 4 करोड़ में हो जाएगी। और चौथा और आखिरी शेयर है गोदरेज प्रॉपर्टी, 1228 में शुक्रवार को बंद है, 1274-75 का टारगेट और 1155 का स्टॉप लॉस। मतलब कि
50 का टारगेट है और 60 70 80 का स्टॉप लॉस है, लेकिन ओवरऑल 7% का रिटर्न एक दिन से 30 दिन में। फिर अंत में कहूँगा कि चैनल को, मेरा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो आपको हमेशा टाइम टू टाइम मिलते रहे। और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि मेरे आज के इस तेजाबी विचारों से आप कितना सहमत है और कहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से बाज़ार यू टर्न होगा और कहाँ तक ऊपर जाएगा। तो जो भी आपके विचार्स हों तो ज़रूर मेरे को बताइए कमेंट्स में। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपके लिए बैठा हूँ, कुछ काम है तो आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।